नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो यूपी में विधानसभा चुनाव का छठा पड़ाव चल रहा है। तो अब ऐसे में यह चुनाव अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर आ चुका है। आज जहां वोट पड़ रहे हैं तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाला यह सबसे ज्यादा इलाका है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर सीएम योगी का जादू क्या वहां के मतदाताओं पर चलता है या नहीं। यह जनता एक बार फिर से सीएम योगी को अपना राजा बना लेगी। जनता एक बार फिर से अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात कर ली जाए तो ऐसे में कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। तो वहीं अब ये पश्चिमी यूपी से चलकर पूर्वी यूपी में चुनाव का गढ़ पहुंच चुका है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो पूर्वांचल में आज वोटिंग लगातार जारी है और दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर किस पर कौन कितना भारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अग्नि परीक्षा के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसे में उनकी आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर से और उसके बाद प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं पिछले 5 सालों से। तो ऐसे में जितना जरूरी विधानसभा चुनाव पूरी यूपी का जीतना है, ऐसे में सबसे अहम जो है वो छठवें चरण का चुनाव जीतना, चुनाव में अच्छे परिणाम लाना बीजेपी के लिए भी है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। तो आज पूर्वांचल में मतदान लगातार जारी है और पूर्वांचल की बात आती हो तो माफियाओं की बात अगर ना आए तो ऐसे में हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में माफियाओं का हमेशा से ही दखल रहा है चुनाव में, तो इस बार भी जिस तरीके से बात की जाए तो पूर्वांचल में माफियाओं का दखल इस बार भी है। अगर हम बात कर लें अतीक अहमद की तो उनकी बेगम साहिबा इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं अगर बात कर लें धनंजय वाजपेयी की तो वो भी इस बार जेडीयू से चुनावी मैदान में है। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज विधानसभा चुनाव का छठवां चरण चल रहा है और छठवें चरण की बात करें तो छठवां निर्णायक चरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 7 तारीख को मतदान होना है। तो चलिए फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए ये चरण कितना निर्णायक है और साथ ही समाजवादी पार्टी इसमें कितना दम फूंक रही है। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें प्रदीप भटनागर बीजेपी से मौजूद हैं, हिमांशु वाजपेयी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, आशुतोष शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। प्रदीप भटनागर जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं कि जिस तरीके से आज का जो चुनाव है, हालांकि यूपी जीतने के लिए तो आप कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आज का जो अगर मतदान की बात कर ली जाए, आज के चुनाव की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां पर दांव पर लगी हुई है साख सीएम योगी आदित्यनाथ की। पिछले 5 सालों से प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और अब आज जो चुनाव है वो गोरखपुर समेत बाकी सीटों पर है, जहां पर सीएम योगी का जनाधार कह सकते हैं। भाई 5 बार वो वहां से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में सीएम योगी का जो जनाधार है वो किसी छिपा नहीं है। लेकिन आज गोरखपुर जीतना काफी अहम हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। देखिए, अगर आज वोटिंग की और चुनाव की बात करें तो आज देखिए ये रण है, ये चुनावी रण है। चुनावी रण के अंदर हार जीत दोनों को मायने में रख के लेके चलना पड़ता है। जो ऊपर वाले के हाथ में वो होना है और जो वोटरों के हाथ में वो होना है। और हमें इन चीजों को लेके चलना भी चाहिए वो, और हम अपने चीजों को लेके, अपने विकास, अपने कार्य को लेके बड़ा आश्वस्त हैं। और पूरे प्रदेश में पहले चरण से लेकर आज छठा चरण चल रहा है, उसको मजबूती से चुनाव लड़े हैं और लड़ रहे हैं। और हमें अगर प्रदेश की जनता ने, हमने अगर काम किया है और प्रदेश के लिए अगर कुछ किया है तो प्रदेश की जनता हमें नेगलेक्ट नहीं करेगी। और पूरे बहुमत और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये चुनाव लड़ा हम लोगों ने।
और जो अगला लास्ट चरण होगा वो भी लड़ेगा ऐसे हर्षोल्लास से। इसमें कोई जरा सी कताई नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, पूरा जितना हमारा संगठन है पूर्ण निष्पक्ष और ईमानदारी से जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, सपोर्ट मांगने के लिए जा रहा है। और ये चीज प्रदेश की जनता को भी दिख रहा है कि हमारा एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर केंद्र नेतृत्व तक किस तरह जमीन से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव के अभियान में काम कर रहा है। चलिए लौटेंगे आपके पास। लौटेंगे। वोटिंग बड़ी स्लो मैं खत्म कर रहा हूँ। आज वोटिंग स्लो चल रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल स्लो वोटिंग है, और सबसे आगे उसमें गोरखपुर है। ये और भी ज्यादा विषय है गंभीर, क्योंकि स्लो वोटिंग तो चल ही रही है प्रदेश में। लेकिन अगर बात करें गोरखपुर की, तो सबसे स्लो वोटिंग गोरखपुर की अभी 1 बजे तक के आंकड़ों में सामने आई है। संत कबीर नगर में करीब 42% तो पहुंच गया है। ये अभी कम, ये भी हल्का चल रहा है अभी, क्योंकि अब शाम होने जा रही है, 2-3 घंटे बाद शाम हो जाएगी। तो ये विषय है बड़ा गंभीर। कि चुनाव में लोग, जनता को मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, निवेदन है कि अपने मत का प्रयोग करें और वोट डालने, घर से निकले। नहीं, अपील आपकी मैं चाहता हूं कि जनता माने, लेकिन उन हिस्सों का आप क्या करेंगे प्रदीप भटनागर जी? उन हिस्सों का क्या करेंगे आप जहां पर जनता वोट डालने को तैयार ही नहीं है? कई जगह ऐसे भी सामने आए जहां पर लोग बहिष्कार करते नजर आए, उन तक योजनाएं नहीं पहुंची, उन तक तमाम जो जरूरतें हैं उनकी वो नहीं पूरी हुई। वहां पर आप क्या करेंगे? आपने ऐसा आखिर क्यों कर दिया कि जनता अब उनका राजनेताओं से विश्वास ही उठ गया? आपको वोट देने को ना सही, लेकिन किसी को वोट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं वो। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, पहुंच रही है आवाज, आपकी आवाज। हेलो जी प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, चलिए पीसीआर से कहूंगा इनको जल्द से जल्द जोड़ा जाए। आशुतोष शर्मा जी, आप कितना आज का जो चुनाव है, जो 6वां चरण का मतदान है, कितना अहम मानते हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि आज गोरखपुर में मतदान हो रहा है, और मतदान होने के साथ साथ सीएम योगी का जो वहां पर प्रभाव है वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में कितना अहम हो जाता है गोरखपुर जीतना, साथ ही यूपी जीतना आज बीजेपी के लिए? आशुतोष जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? मैं आपको आ रहा हूं, लेकिन आवाज बीच में टूट करके आ रही है। आशुतोष जी, मैं अपना सवाल दोहरा लेता हूं। आप कितना अहम मानते हैं आज गोरखपुर, साथ ही 6वें चरण में अच्छे प्रदर्शन की बीजेपी की? क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो गोरखपुर समेत जो तमाम इलाका है, गोरखपुर की बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो वर्चस्व है वहां पर, या जो मठ का वर्चस्व है वहां पर, वो हम किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि लगातार 5 बार सांसद रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में यूपी जीतने की तो कश्मकश बीजेपी कर रही है, लेकिन 6वें चरण में अच्छे प्रदर्शन की कितनी कश्मकश की जाए, और कहां तक बीजेपी इसमें सही साबित हो रही है, समझना चाहेंगे आपसे। कि चुनाव में बीजेपी अपना पूरे दमखम के साथ उतरी है। इस चुनाव को जीतना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत से नेताओं की साख इस चुनाव पर निर्भर कर रही है, और आदित्यनाथ योगी अपने ही मठ में, अपने ही चुनाव क्षेत्र में लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले। अभी तक 1 बजे तक सबसे कम चुनाव गोरखपुर में हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा सोच का विषय है। जैसा मैंने कहा कि ये समय जो है डिजिटाइजेशन का समय है, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मतदाता इसमें बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इस समय स्त्री, महिला वर्ग, युवा वर्ग बहुत बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भाग ले रहा है। सुबह सुबह मैंने देखा चुनाव के जब रुझान आ रहे थे तो 8 से 10% के करीब वोटिंग हुई थी। 11 बजे तक जब देख रहा था तो धीरे धीरे चुनाव में मतदाता अधिक संख्या में घर से बाहर निकल के आए। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, लोग तेजी से घर से बाहर निकल के आएंगे और वोटर्स की संख्या बढ़ेगी। और गोरखपुर में भी ये आदित्यनाथ योगी जी के क्षेत्र गढ़ रहा है। 7 दफा मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं अपना गढ़ में। उनके उसमें मतदाता लोग धीरे धीरे बाहर निकल के आए, और अब 2 बजे के बाद का देख रहे हैं 10 लोगों का तेजी से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए आएंगे। ये उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 6ठा चुनाव का दौर उत्तर प्रदेश की, उसमें ये निश्चित कर देगा कि इस बार सरकार कौन सा दल बना रहा है। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जिसकी भविष्यवाणी कर सकूं। मतदाता अपना वोट डाल करके ईवीएम मशीन में अपना मत को सुरक्षित रख देगा, जिसकी गणना 10 तारीख को हमारे को पता लग जाएगी कौन दल अपनी सरकार बना रहा है।
लेकिन ये बड़ा सोचने का विषय है कि लोग बाग अभी तक घर से बाहर, चुनाव के समापन में 2-3 घंटे का समय, 3 घंटे का समय बाकी है। अब ये 3 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते जाते हैं, लोग तेजी तेजी से आकर के अपना मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। हिमांशु वाजपेयी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। हिमांशु जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के वही रणनीति है, वही चुनौती है जो आपके लिए इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जीतना होता था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी सेम चुनौती है। देखिए, राजनीति में चुनौतियों का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है और करना भी चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति में चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आपके चुनाव के, आपने देखा होगा जब चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और नेताओं की भाषा कुछ अलग थी, जिसमें अहंकार था। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, प्रत्येक चरण के अनुसार आपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कहीं इनके प्रत्याशी कान पकड़ते नजर आए, कहीं इनके प्रत्याशी दंडवत प्रणाम करते नजर आए, और कहीं इनके बड़े बड़े नेता अपनी बदजुबानी के लिए बड़े मशहूर हो गए और बड़ी बदजुबानी करने लगे। अमर्यादित भाषण इनके बड़े बड़े नेताओं के देखने को आपको मिले। और अब ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर, प्रत्याशियों पर हमले कर रहे हैं, उनके कातिलों पर हमले कर रहे हैं। ये सारी चीजें इनकी हताशा और निराशा को दिखा रही हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे से कार्यकर्ता तक ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में पूरी तरीके से नकद। और मैं आपको एक बात और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अभी आपने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे, कई जगह ऐसी है जहाँ वोटों, जो मतदान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो मतदान का बहिष्कार होना किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में यदि आम जनता किसी मुद्दे को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रही है तो ये निश्चित रूप से जो मौजूदा सरकार है उसके निकम्मेपन को उजागर करती है और जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई कमी रही होगी। और जो जनता मताधिकार का, जो मतदान का बहिष्कार कर रही है, वो किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेकर कर रही होगी। ये सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि अगर कहीं मतदान का बहिष्कार हो रहा है किसी मुद्दे को लेकर। इन सभी चीजों को अगर हम अध्ययन करेंगे और बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे तो आप ये तय मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। और उसी बौखलाहट में, और जो गोरखपुर के नतीजे भी होंगे 10 मार्च को, वो भी आपको, हम और आप देखेंगे, वो भी बड़े चौंकाने वाले होंगे। और आप देख रहे होंगे कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अकेले अपना विजय रथ लेकर आम जनमानस के बीच पहुंच रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कारवां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के बड़े बड़े नेता, मतलब 50 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, जगह जगह रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन ये सब सीधे सीधे दर्शाता है कि इस चुनाव में अकेले अखिलेश यादव जी ने आम जनता के सहयोग से, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आम जनमानस के सहयोग से, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता भी है। आम जनता खुद चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि 5 वर्ष तक ये जनता इनकी गलत नीतियों की वजह से महंगाई से पिसी है, इनकी तानाशाही से पिसी है, बेरोजगारी से पिसी है। तो अब उस जनता को इन्हें जवाब देने का सही समय आ गया है। और ईवीएम मशीन में जो बटन है, उस बटन को दबाकर इनके एक एक अत्याचार का, इनके एक एक जुर्म का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। और आने वाला जो एक चरण और रह गया उसमें यह पूरी तरीके से इनका सुधार साफ हो जाएगा। नहीं, आपने एक जिक्र किया था कि बदजुबानी वाला, और एक जिक्र किया था आपने माफी मांगने वाला। तो एक सवाल था मेरा छोटा सा कि अगर इस बार आजम खान जेल से बाहर होते तो एक और हमें मिल जाता, जिस तरीके से उन पर बैन लगा था पिछली बार बदजुबानी को लेकर, उन्होंने जय प्रदा को लेकर टिप्पणी की थी 2017 विधानसभा चुनाव में। चलिए, फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी से पूछ रहे थे। होता तो ये होता, ये संभावनाओं की बातें उचित नहीं है, जो सामने उस पर अगर हम लोग टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, उस पर पुराने पन्ने भी पलट लेते हैं ना, कुछ चीजें और भी सामने आ जाएंगी। नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता ही रहेगा। अभी लगभग 45 मिनट डिबेट में बकाया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष शर्मा जी। शर्मा जी, इस डिबेट को रखने का एक मतलब और भी था मेरा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मतदाता कहते तो हैं कि हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, हम अपने मुद्दों को लेकर वोट करते हुए नजर आएंगे।
आ रहे हैं, तमाम हमारी परेशानियां हैं, लेकिन जैसा कि आज भी कई जगह सामने आया, उन्होंने कहा कि भैया हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं मतदाता भी जो जाति बिरादरी की रणनीति है या जो इसकी राजनीति है, जो राजनेता करते हुए नजर आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती है। आप कितना इसको सार्थक समझते हैं? सहमत हूँ। मतदाता इस समय बहुत समझदार, जागरूक है। आज तक का चुनाव परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर हुआ है, और आज का मतदाता काफी जागरूक होकर के इन सब चीजों से उठ करके वो अपने देश का, अपने राज्य का पुनरुद्धार करना चाहता है कि हम अपने राज्य को कैसे आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में एक मेन समस्या रही है। जो युवा वर्ग है वो एम्प्लॉयमेंट के प्रति बड़ा जागरूक है। उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के आने से पहले 17.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो घट करके 4.8% पे आ गई है। एम्प्लॉयमेंट के नए नए रोजगार के अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं, नए रोड्स का निर्माण किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, 5 एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर भी ख्याल किया जा रहा है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों को दी जा रही है। 45 लाख लोगों को मकान दिए गए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। महिला आज की तारीख में अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है बजाय पहले के। आज से कुछ साल पहले महिला घर से बाहर निकलने में डरती थी, शाम तो क्या दिन के समय नहीं निकलती थी। पहले का मतलब आपका सपा सरकार से या बसपा सरकार से? सपा सरकार में ये ज्यादा था। गुंडागर्दी, भू माफिया ज्यादा उजागर हुए। अब भू माफियाओं को, उनसे जमीन को वापस लेकर के जो ओनर, राइटफुल ओनर से उनको लौटाया जा रहा है। तो जैसा कि आदित्यनाथ योगी की छवि बनी है, बुलडोजर। चलिए शर्मा जी, इस पर चर्चा फिलहाल करेंगे, लेकिन और जवाब भी लेंगे। हिमांशु वाजपेयी जी से समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी से मौजूद हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से हिमांशु वाजपेयी मौजूद हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आशुतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे कि सपा सरकार में ज़्यादा हुआ है और उससे पहले बसपा की सरकार थी, तो अगर बसपा, सपा और बीजेपी की सरकार को कंपेयर किया जाए तो क्या कुछ आंकड़े निकल के आते हैं, क्या कुछ संभावनाएं निकल के आती हैं, अगर पिछले 15 सालों को उठा के देख लिया जाए तो? सरकार का कंपैरिजन करके देखिए। आजकल डिजिटल के माध्यम से, सोशल, उससे, मीडिया से लोगों को जन जन तक ये पहुंचाया जा रहा है संदेश कि पहले की राज्य की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में क्या फर्क है। और जनता, एक तो मैं कह रहा हूं कि मैंने एक अच्छा काम करा, लेकिन एक दूसरी जनता देख रही है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, लेकिन जनता को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। जनता आज की तारीख में देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रोटी, कपड़ा, मकान। त्रासदी के समय, जिस समय देश, राज्य पूरा का पूरा इस त्रासदी से जूझ रहा था, 2 वर्ष घर घर लोगों को राशन पहुंचाया गया, 45 लाख लोगों को आवास प्रदान किए गए, 2 करोड़ लोगों को टॉयलेट्स दिए गए, 5 लाख का लोगों को बीमा दिया गया, स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री जन योजना के अधीन। पहले था व्यक्ति अपने को बड़ा असुरक्षित महसूस करता था। दलित जाति या निम्न वर्ग के लोग कल्याण योजना को ज्यादा अच्छा चाहते हैं कि उनके कल्याण के लिए क्या सरकार कर रही है। मीडियम क्लास के लोग लॉ एंड ऑर्डर को चाहते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक बना रहे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिच क्लास है, वो चाहती है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, राज्य का डेवलपमेंट हो, राज्य का उत्थान हो, जनता का उत्थान हो, राज्य का उत्थान, डेवलपमेंट होगा, जन धन को रोजगार मिलेगा। ये सब कार्य भारत में, उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इकोनॉमी वाइज, सर्वे वाइज उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पे आ गया, जो कि पहले बहुत नीचे था। बॉलीवुड आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण है, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि रोजगार की समस्या, जो सबसे बड़ी युवा वर्ग के लिए समस्या थी, 17.8% से घटा के 4.8% पे आ गई है। ये कम हो रही है, मैं खत्म नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा क्रिटिकल चुनाव है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़े राज्य, 24-25 करोड़ की आबादी इसमें वास करती है, 15 करोड़ मतदाता हैं।
चुनाव बड़ा क्रिटिकल है, किसी भी पार्टी के लिए रहा इतनी आसान नहीं है। ये तो मैं कहूंगा जो भी सरकार है, रूलिंग पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आशुतोष शर्मा जी 33 साल के बाद शर्मा जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे राशन का, कि जब त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई थी तो सरकार ने राशन दिया, तो अगर आप इसको उपलब्धि मानते हैं तो ये ठीक बात है, बीजेपी वाले भी इसको उपलब्धि मानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करता हूं इस चीज से कि आपने उस 80 करोड़ जनता को तब जीवित रख पाया जब आपने 5 किलो उसे राशन दिया। मैं इससे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करता हूं। आजादी के 70 सालों बाद भी अगर आपने उस जनता को 5 किलो राशन देने पर जीवित रख पाया, 15 करोड़ यूपी की जनता को 15 सुन लीजिए एक मिनट, बीजेपी वाले भी यहां बैठे हैं, सपा वाले बैठे हैं, बातें कड़वी लग सकती हैं। आपने 15 करोड़ यूपी की जनता को तब जीवित रख पाया जब आपने उसको 5 किलो राशन दिया। यह कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वाली बात है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति वो हो गई है कि जब जैसे अंग्रेजों के टाइम पे नहीं थी कि भाई लगान उन्होंने वसूल लिया और जो भी हमारे लिए छोड़ दिया उसमें हमें जिंदगी गुजारनी है, हालात वही थे। क्योंकि 5 किलो राशन जब दे पाया आपने तब यूपी की जनता जिंदा रही, और उसको आप उपलब्धि मानते हैं अपनी। कहां तक ये सार्थक साबित है प्रदीप भटनागर जी? इसको प्रियव्रत जी, मैं इसको उपलब्धि के साथ साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट कहता हूँ कि 70 साल की आजादी के बाद वर्तमान सरकार को क्या मिला, और सारा काम एक साथ ओवरनाइट को जादू की छड़ी नहीं है कि मैं बैठूंगा सत्ता पे आया और सारी की सारी समस्याओं का निवारण कर दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करा, जनता को जीवित रख पाया राशन दे करके। मैं इसमें सीधे बीजेपी पर टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा सपा से है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां पर जो भी लोग जो भी बैठे हैं, कांग्रेस वाले प्रवक्ता साहब तो नहीं है, ठीक है, रुकिए, कांग्रेस वाले प्रवक्ता साहब तो नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे रोए इस पे तो कम से कम 15-15 मिनट बीजेपी और सपा वालों को भी रोना चाहिए, इस पे शर्म करनी चाहिए थोड़ी। वो 1 घंटे शर्म से रोए बैठ के, तो आप लोग 15-15 मिनट जरूर रोए। चलिए, आप शर्म की बात कर रहे हैं तो शर्म बता देते हैं जी बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, एक मैं थोड़ा सा 4 गुना के करीब आबादी है, शर्मा जी 2 मिनट को त्रासदी को झेल पाना, लोगों को जीवित रख पाना, स्वस्थ रख पाना, ये वही तो बात है। आपने उनको इतना आर्थिक स्तर पर मजबूत क्यों नहीं कर दिया कि जब ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई तो आपको उनके लिए एक टेक लगानी पड़ी। ये स्थिति हो गई। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक मिनट बिल्कुल आशुतोष शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरे विश्व ने अपने नागरिकों को चाहे पैसे भेजे अकाउंट में, चाहे फ्री राशन बांटा, ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में चला है। पहले चीज, आपको 80 करोड़ लोग तो दिखाई दिए राशन फ्री देते, वो आपको शर्मिंदगी तो हुई क्या? उन शर्मिंदगी में आपको वो विधवा बहनें दिखाई दी जिनको राशन का लाभ मिला? वो तो आप पहले भी दे रहे थे ना। सुनिए सर, सुनिए, बोलिए। आपको वो शर्मिंदगी में वो दिखाई दिए जिसके घर में 10-10, 12-12 लोग खाने वाले हैं और कोई साधन कमाई का नहीं है। वही तो आपने कमाई का कोई साधन आखिर क्यों नहीं दिया? सर मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल बोलिए। अच्छा, कोई भी पेड़ लगता है तो उसको बड़ा होने में बहुत वर्ष लगते हैं, समय लगता है। आप अगर पेड़ लगा के चाहें कि अगले दिन आम मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। आपको 80 करोड़ जनता दी, 80 करोड़ जनता में वो लोग नजर नहीं आए जिनको इसका लाभ आज तक मिल रहा है। आपको वो नजर नहीं आया जिन्होंने जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी झुग्गी झोपड़ियों में, घास की झोपड़ियों में बिता दिया। पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। छत मिली है, पक्की छत मिली है और खाना मिला है, जो आज तक केवल इतना ही कमा पाते थे कि वो एक टाइम में खा सके। सरकार ने उनको अगर राशन दिया है तो उन्हें निर्धन बनाने के लिए नहीं दिया है। वो उस समय के लिए दिया जो आपदा आई, कि किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, अपनी बहन बेटी बेचने ना पड़े। इसलिए सरकार ने ये काम किया। और ये जो राशन था, ये अन्न है, वो उन्हीं का उगाया हुआ है जहां पहुंच रहा है, जो उनका अधिकार था। विदेश में बेच नहीं दिया सरकार ने। ये तो आपको उपलब्धि देनी चाहिए कि कई महीनों तक इस सरकारी योजनाओं के तहत 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा, ईमानदारी से पहुंचा। मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं कि देश असहाय है,
मगर फिर भी जो पौधारोपण करोगे तो उसको बढ़ने में टाइम लगता है। सरकार उसको लेके काम कर रही है। अगर सरकार की मंशा अच्छी नहीं होती तो दोबारा से 22 चीनी मिलें चालू नहीं करती, फर्टिलाइजर चालू नहीं करती, सड़क योजनाएं नहीं लाती, गांव को शहर की तरफ जोड़ने वाली योजना नहीं लाती। सरकार बहुत गंभीर है। ये आर्थिक स्थिति हमारे देश में नहीं, सब जगह है। हम तो फिर भी बहुत खुशहाल हैं। लेकिन 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 भटनागर जी अब मैं कुछ जरा सा, मेरा दिल पता नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार है कि आप चुनावी रसगुल्ले क्यों फेंकते हैं, मेरा ये सीधे तौर पर सवाल है। आप रसगुल्ले क्यों फेंकते हैं? आप उन रसगुल्लों को खरीदने के लायक बना दीजिए जनता को। आपने आखिर ये गलती कहीं ना कहीं सरकार की रही होगी भाई कि आप उस जनता को तब जीवित रख पाए जब आपने 5 किलो राशन दिया सीधे तौर पर। भाई अगर जनता उतनी सशक्त होती, ठीक है, तो वो राशन आपको नहीं देना पड़ता, राशन आपका खरीदती, इससे 4 पैसे सरकार को भी मिलते और जनता को भी अपने पोत तले नहीं दबना पड़ता। तो फिर मैं आपको यही बता दूं, जो आधार कार्ड लिंक करेगा ना बैंक से, तो उन गरीबों को वो सहायता भी दी गई पैसे के माध्यम से। थोड़ा यही बता दूं मैं एक चीज, देश को विकसित करने के लिए, प्रगति पे आगे लाने के लिए कोई किसी पे असहाय ना रहे और खुद अपनी कमाई करे, उसको लेके सरकार काम कर रही है। ये जो फ्री वाले लोग हैं ना, जो सत्ता में आना चाहते हैं फ्री बोल के, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पे कभी कोई डिबेट नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। अरे फ्रिया किसी के बाप का है जो दे दोगे? नहीं, वो तो किसी के बाप का है ही नहीं, वो तो फिलहाल है ही नहीं किसी का, ठीक है, और ना कोई किसी पे एहसान कर रहा है यहाँ पर कि हमने दे दिया तो इसका क्रेडिट हम लेंगे। फिलहाल चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर वापस आते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु वाजपेयी जी, आप पर तमाम आरोप लग गए कि आप फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री को लेकर तमाम जनता को लुभावने की कोशिश करते हैं। हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए फिलहाल दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। आशुतोष शर्मा जी, तमाम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी फ्री की राजनीति करती है, और अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी चुनावी रसगुल्लों की बात करती है। वो नहीं चाहती कि जनता को रोजगार दिया जाए, वो खुद स्टेबल हो जाए, वो फ्री की राजनीति वो नहीं करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना अंदाज है। कोई किसी बात को रसगुल्ले खिला करके पूरे कर रहा है, कोई किसी तरह के आरोप लगा के पूरे कर रहा है। जनता को बेवकूफ बनाना बिल्कुल ही असंभव है। बिल्कुल, आज की तारीख में जनता बड़ी जागरूक है, जनता बहुत जागरूक है। हम चाहे कुछ भी कह लें, बीजेपी चाहे कुछ भी कह ले, उसके लिए हम ये करेंगे, सपा कुछ भी कह ले, कांग्रेस है, बसपा कुछ भी कह ले, जनता आज आपके झूठे वादों में आने वाली नहीं है। मंच पे खड़े होकर सबने बड़े बड़े ऊंचे वादे किए हैं और जनता इन सब चीजों को 70-75 साल में सुनते सुनते ऊब गई है। आज जनता वास्तविकता देखना चाहती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या करने चाह रहे हैं, क्या आप आपने पहले कभी कहा वो पूरा करा नहीं करा। मैं 10 बातें मंच पे खड़ा होकर के कह रहा हूँ, 10 में से 10 की बातें तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन 4 या 5-6 कुछ बातों को पूरा कर पाया, नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में जो मैं युवा वर्ग के लिए देख रहा हूं, आपने अभी 5 किलो अनाज की बात करी, ये त्रासदी जो है विश्व में 100 साल के बाद आई है। इतनी बड़ी त्रासदी, कोरोना की बीमारी। अमेरिका जैसा उन्नत देश, जिसको हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कहते हैं, 33 करोड़ की मात्र भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा आबादी है, क्षेत्रफल के हिसाब से 2.5 गुना बड़ा है। उसमें डेड बॉडीज को बर्फ आइस वैन में रखे हुए देखा गया, उनको दफन करने के लिए स्टाफ नहीं था। ये अमेरिका का हाल है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन वहां भी नहीं थी। हमारे चैनल्स ने उस पाश्चात्य उसको रियलिटी को नहीं दिखाया। मैं ये कहता हूं कि जो भी सरकार है, मैं किसी भी सरकार का समर्थक नहीं हूं, मैं तो जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका, मेरा तो अपना एनालिसिस चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सबके लिए बराबर है। क्या हम उस त्रासदी को ठीक तरह से हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए? भारत का प्रधानमंत्री विश्व में अपनी छवि बनाने में सफल हुआ, जनता पूरी विश्व मानने के लिए तैयार हो गया। इंग्लैंड, जिसने भारत पर 190 साल राज किया रहा, उसका प्रधानमंत्री कहता है कि दुनिया में एक सूरज है और एक मोदी है।
और जैसे सूरज एक है, ऐसे ही दुनिया में एक नेता है, वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं उसको सलाम करता हूं। क्वीन एलिजाबेथ अपनी लाइफ में पहली दफा किसी नेता के सामने झुकी, वो नरेंद्र मोदी के सामने। दुनिया जान रही है भारत की छवि को देखते हुए कि भारत आज कहां विश्व पटल पे कहां से कहां पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश की समस्या हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है। दुनिया की बात करते करते हमारा टाइम भी निकल जाएगा, ये वार्ता पूरी नहीं हो पाएगी। आपने 5 किलो राशन की बात करी, मैं 5 किलो राशन पे दोबारा आ रहा हूं। बिल्कुल 5 किलो राशन देकर के हम लोगों को जीवित रख पाए, क्या कम बात है? आप ये बताइए, क्या आपने सोचा था कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी? उसके लिए हमारा देश, क्या दुनिया तैयार नहीं थी? नोबडी इन द वर्ल्ड वाज प्रिपेयर्ड टू फेस दिस सच ए बिग ट्रेजेडी। और हम उसको इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, कम से कम क्षति होने के बाद, कम से कम कैजुअलिटीज होने के बाद हम इस त्रासदी से उभर करके आए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, 2 साल तो आप इस त्रासदी के निकाल दीजिए। 3 साल में 70-72 साल की परेशानी को आप 2 साल 3 साल में, मात्र 36 महीने में चाहते हैं कि सारी की सारी ठीक हो जाए। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास भी। आप पिछले 35-40 साल का, 60 साल का, 70 साल का रिकॉर्ड देखिए, 5 साल का देखिए, कार्य किस गति से हो रहा है। अच्छा काम करेंगे आप दोबारा आएंगे, नहीं करेंगे जनता आपको निकाल के बाहर कर देगी। अब लॉलीपॉप का जमाना नहीं है कि आप मेरे से मीठी मीठी बात करते रहिए और मैं आपकी बातों में आकर के आपको वोट दे रहा हूं। युवा वर्ग अपने अधिकार के प्रति, अपने मत के प्रति बड़ा सजग है। और भारत में जब महिला अपने किसी कार्य को करने की ठान लेती है तो फिर उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। आज महिला को मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा महिलाएं बढ़कर के चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और घर से बाहर निकल रही है। खाना, सुबह का खाना ना बना करके पहले चुनाव वोट डालने के लिए आई हैं। चलिए आशुतोष जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन हिमांशु वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। हिमांशु जी, आप पर तमाम आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि फ्री की राजनीति कर रहे हैं आप। ये आरोप की बात नहीं है, ये सत्यता की बात है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा कि आरोप लग रहे हैं। कौन बोल रहा है? हिमांशु जी जी, ये कौन बोल रहा था अभी? ये आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं हमारी डिबेट में। अरे गजब है साहब, हम अगर कुछ पब्लिक को देते तो हम फ्री की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ देते तो वो कल्याण की राजनीति कर रही है। राजनीति तो कर रहे हैं ना आप। दूसरी चीज, अरे सर तो आप मैं वही कह रहा हूँ, क्या संकट बात चाहिए था। अगर समाजवादी पार्टी को फ्री दे रही है तो वो फ्री की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जब फ्री दे रही है तो वो लोग कल्याण की राजनीति कर रही है। भाई दोहरा मापदंड है आपका, न्याय का पैमाना कमाल है सर। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोरोना महामारी के पीछे चुप जाएंगे। कोरोना महामारी में देश की इकोनॉमी निश्चित रूप से बहुत पीछे गई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और अमेरिका से तुलना करिए, अच्छी चीज है। जब बुरा वक्त हो तो बुरे वक्त में अमेरिका से तुलना होनी चाहिए, उसके वक्त में अमेरिका से तुलना नहीं होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जब इकोनॉमी इस कदर खराब थी कोरोना महामारी में, तो क्या ये हजारों करोड़ का पेट्रोल रिश्ता बनना बहुत जरूरी था? क्या ये 1,500 करोड़ से हवाई जहाज आने बहुत जरूरी थे? क्या ये पैसा कहीं और नहीं लग सकता था? क्या इस पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी? इस पर जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की शौक की चीजें हैं, बहुत शौक बड़ी चीजें हैं। ये प्रधानमंत्री का जो रह चुके हैं प्रदेश में, उसका पक्ष रखने बैठे ना। उस वक्त कोरोना महामारी के पीछे छुपने वाले लोग, अरे सर महामारी के पीछे कहाँ छुप रहे हैं आप? महामारी पर पूरे विश्व से आप तुलना करते हैं, विश्व से अन्य मापदंडों पर भी तुलना करिए और पूरा इंग्लैंड आपकी तारीफ कर रहा है, फलाना आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब आपकी आलोचना होती है तब जब टीवी आपकी आलोचना में कुछ विशेष आपके तो बीबीसी बहुत बढ़िया चैनल हो जाता है। तो ये तारीफ पर जो वो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो ऐसा एक माहौल बना दिया गया है। अभी यूक्रेन में बच्चों की स्थिति देख रहे होंगे, ऐसे प्रस्तुतिकर और आज उससे मरने के लिए छोड़ दिए जाते थे, कोई उसको बुलाता नहीं था, कोई देने नहीं जाता था। और 2014 से पूर्व भारतीयों की कोई इज्जत नहीं थी पूरे विश्व में, जहाँ जाते थे मुर्गा बना दिए जाते थे। अब बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। अरे ये देश भारत किसी को बनाने की हैसियत नहीं है। भारत हमेशा गर्व से पूरे राष्ट्र से जुड़े
वाजपेयी जी बुरा मान गए, मापदंड चल रहा है, डिबेट घुमा रहे हैं, ये जो दोहरा मापदंड चल रहा है इस देश वाजपेयी जी बुरा मान में। गए कड़वी जी बातों जी का। आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात की करेगा। मैं हिमांशु जी की इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि भारतीय सरकार भारत में बचे हुए बच्चों को भारत लाने में सफल हुई, काफी कई हजार छात्र। आशुतोष जी आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है। मैंने कहा मैं हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सत्यता को माना कि अरे सर एहसान कर दिया क्या? अगर नहीं आपको जिम्मेदारी, तो आप अपने परिवार के मुखिया हैं, यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी पीड़ा में है, किसी संकट में है, तो आप उसको बचा के उस पर एहसान करेंगे क्या, या उसके एहसान का प्रचार करवाएंगे? अगर आपका, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चे, आपके पिता, आपकी माता कोई भी अगर अस्वस्थ है या संकट में अस्पताल में है, तो आप उसका इलाज करा के क्या प्रचार करवाएंगे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया? ये आपकी जिम्मेदारी है। इस देश के लोगों ने आपको उस जिम्मेदार पद पर बैठाला है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको बचाने की। अगर एक मौत हो जाती है, फिर उसकी भी जिम्मेदारी का अपना स्वीकार करके सिर्फ ताली देंगे सिर्फ। हिमांशु जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि जिम्मेवारी है और हम उस जिम्मेवारी को सरकार अच्छी तरह से निभा रही है। इसी वजह से छात्रों को मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। कोई भी सरकार यहाँ पर होती, कोई भी प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठा होता, कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा होता, उसकी ये जिम्मेदारी बनती कि देश का नागरिक पूरे विश्व में यदि कहीं भी संकट में है तो उसकी जानो माल की जिम्मेदारी इस मुल्क की सरकार की बनती है, कोई भी सरकार होती। लेकिन उसको इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना कि आपसे पहले अगर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कहीं विश्व में पीड़ा में होता था तो मर जाने दिया जाता था, उसको उसके हाथ से छोड़ दिया जाता था। जब से परम श्रद्धेय, परम पराक्रमी, महापराक्रमी मोदी भी आए हैं, तभी से इस देश के लोगों की पूरे विश्व में सुरक्षा हो रही है। इससे पहले इस देश के लोगों को मरने के लिए, कुटने के लिए, अपमानित होने के लिए पूरे विश्व में छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार शर्म आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सत्य को स्वीकार करा। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ कि आपने सत्य को स्वीकार करा कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सरकार विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को, छात्रों को भारत ला रही है। दूसरे किसी देश से पहले नहीं करी अभी तक। हमारे बराबर के मुल्क के छात्र हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो कहते हैं बाकी देशों के बच्चे मरने के लिए छोड़ देंगे। ये आप जानकारी, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक किसी सरकार ने वहाँ से बाहर नहीं निकाला। भैया एक एक करके बोलना जरा, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जनता क्या समझ में आ रहा होगा। तो वाजपेयी जी हिमांशु जी एक एक करके बोल रहे हैं, एक एक करके बोल लीजिए, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जनता क्या समझ में आ रहा होगा। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी के लोग और ये भारत विरोधी पार्टी। चलिए प्रदीप भटनागर जी, आप फिलहाल इसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। समाजवादी पार्टी के आपके तो खिलाफ जो बोल रहे वो इस देश में रहने का लायक नजर आती है। इन्होंने कुछ किया नहीं, कोरोना में गायब रहे, 6 महीने पहले चुनाव में उतर के आए, करल में इनकी हालत खराब है इनकी, और ये जीतने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने को फ्रंट पे रख के प्रदेश के अंदर विकास करा है। ये चाचा भतीजों की सरकार नहीं थी, बाप बेटे की सरकार नहीं थी, ये बुआ भतीजे की सरकार नहीं थी, ये बबुआ भतीजे की सरकार नहीं थी। फिर बोल रहा हूं मैं, ये सरकार चलाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दम पे चलाई, और किस तरीके से चलाई थोड़ा सा आप ही बता दीजिए। जो 2000 करोड़ की जमीन छुड़वाई गई है माफियों से, वो किसकी थी? आप लोगों को बहुत घबराहट है, पुरानी बातें करते हैं, नई बात कुछ नहीं करते। देखिए पुरानी बातें ना करे दे, वरना मेरे सवाल थोड़े तीखे हो जाएंगे, वो थोड़ा दुखदायी होंगे सबके लिए। ठीक है, हिमांशु वाजपेयी के लिए भी होंगे और आपके लिए भी होंगे। ठीक है, जो जमीनें आपकी कड़वी बात नहीं, जो जमीनें छुड़वाई हैं, फिर अयोध्या में जो जमीनें मेयर, डिप्टी मेयर में, जो अयोध्या में जो राम मंदिर के पड़ोस में मेयर, डिप्टी मेयर के पड़ोस में जो जमीनें आहरण की गई हैं, वो कहाँ गई, वो बता दीजिए मुझे। उसके लिए 5 दिनों कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का भी कुछ पता नहीं चला। उसमें जब बीजेपी के लोग सामने आ गए तो उस कमेटी को भी साइड में रख दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मुद्दा है उसी पे रहिए। मैं तो आपके राम जन्मभूमि में भी दे दूंगा आपको जवाब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका काम है पूछना, मेरा काम है जवाब देना। बिल्कुल जवाब दीजिए। अच्छा, भागूंगा नहीं यहाँ से। अगर हम पे अगर राम मंदिर कार्य समिति पे अगर एलिगेशन लगा तो उन्होंने फ्रंट पे आके जवाब भी दिया कि रुकेगा, और मीडिया से बारीकी से कोई नहीं जानता जितना मीडिया जानती हो। ये सवाल पूछना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सवाल का जवाब मीडिया को 10 बार मिल चुका है।
जो मेयर और राम शामिल मंदिर थे, कितना भव्य जिन्होंने बन रहा जमीन है। खरीदी है वहां जी। पर, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीद लिया गया है, वो मेयर शामिल थे, उसमें एसपी शामिल थे, मेयर के पड़ोसी शामिल थे, मेयर के चाचा शामिल थे, भतीजे शामिल थे, तमाम बीजेपी के नेता शामिल थे। उस पर आखिर 5 दिनों के लिए रिपोर्ट भी मांगी गई थी, ठीक है। उस पर आखिर क्या जवाब हुआ, क्या एक्शन हुआ, मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। माफियाओं की अब तो देखो, जमीन छुड़वा अगर ली आपने, क्या आपने उनसे जमीन छुड़वा नहीं, पाई जो करोड़ों की जमीन थी, कौड़ियों में छुड़वा पाई क्या? देखिए, अगर आप मीडिया के पत्रकार, मीडिया में बैठकर पत्रकारिता करते हुए अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो समझता हूँ कि आपकी पत्रकारिता में कमजोरी है, और ये ओपनली बोल रहा हूँ आपसे मैं। कुछ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेयर हो चाहे वहां के एसपी हो, जिनपे आपने एलिगेशन लगाया, मीडिया के माध्यम से लाइव बैठ के, और एक नहीं 10 बार 100 चैनलों पर बैठ के बताइए चीज के बारे में, और जिनकी जमीन थी उन्होंने भी बताई है। अगर उसके बाद भी दोबारा बोला जाए कहीं, इसमें फिर आपकी गलती है या फिर आप पे पूरा डाटा नहीं है। डाटा कैसी बात करते हो आप? पूरी उसका मेरे पास पूरा चिट्ठा है कि आप कैसी बात करते हो प्रदीप। तो मैं नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के बारे में। बिल्कुल, आज जो चुनाव है अयोध्या में भी है, एकदम निपट चुका है। पांचवें चरण में चुनाव था सर, मैं मानता हूं, मगर रास्ता तो वही है ना पूर्वांचल जाने का, अवध में है वो, लखनऊ जाएंगे तो। हाँ जी, मगर आप लेकिन मेरा ये मसला है, छोटा सा मेरा सवाल है कि वहां पर जो भूमि अधिग्रहण की गई थी बीजेपी के करीबियों द्वारा, बीजेपी के करीबियों द्वारा, और तमाम उसमें जो नाम शामिल आए थे, मेयर के नाम शामिल आए थे, उनके पड़ोसियों के नाम शामिल आए थे, करीबियों के नाम शामिल आए थे, आखिर उन पर कार्रवाई क्या की गई? मुझे छोटा सा जवाब दे दीजिए। 5 दिनों के लिए आपने कमेटी बनाई थी, उस पर क्या कार्रवाई की गई? कितनों को जेल भेज दिया आपने, ये बता दीजिए। कितनों गाड़ी पलट गई, ये भी बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। देखिए, गाड़ी पलटी और गुंडे की पकड़ी, जिसने पुलिस को मारा था, जिसकी फिर आपने दोबारा रिपीट करा, और जिसका सबसे ज्यादा दुख समाजवादी पार्टी को है, अभी तक छाती पीट रही है। मुझे शोभा नहीं देता मीडिया छाती पीटे उसको लेके। पहली चीज, जो आप जमीनों की बात कर रहे हैं, तो जमीन के जो मालिक थे और जमीन के खरीदने वाले थे, वो आके आपके माध्यम से ही आपके कैमरे के आगे हर चीज रखी कि कितने साल पहले खरीदी, कितने साल कैसी बात करते हैं आप? नहीं, ये तो गलत तर्क दे रहे हैं आप। आपने उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उनके नाम सामने आ रहे थे, करोड़ों की जमीन कौड़ियों में आखिर क्यों खरीद ली गई? देखिए, मीडिया के माध्यम से पूरे देश को कागज दिखाए गए, ये कितने साल पहले खरीदी गई और कितने साल पहले ये सौदा हुआ, क्या नहीं हुआ, आज चीज के बारे में। ये चीज अगर आप फिर दोबारा अगर चीज को बोलते हैं तो मैं समझता हूँ नहीं, डाटा भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा फिलहाल जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं हिमांशु वाजपेयी की। और हिमांशु वाजपेयी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज गोरखपुर और तमाम छठा चरण जीतना उतना ही जरूरी है बीजेपी के लिए जितना आपके लिए मैनपुरी, इटावा और ये फर्रुखाबाद, क्योंकि दोनों प्रत्याशी एक जैसे ही हैं। क्योंकि सपा के लिए ये गढ़ कहा जाता है, बीजेपी ने गोरखपुर में जिस तरीके से गढ़ बना रखा है सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर। हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? चलिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन आशुतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। यही सवाल आशुतोष जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो गढ़ की बात कर लेते हैं। सपा का गढ़ जिस तरीके से अगर बात कर ले तो उनका चुनाव निपट गया है अगर बात की जाए तो, क्योंकि मैनपुरी, इटावा और ये करहल, सैफई, यहां पर चुनाव निपट चुका है। लेकिन गोरखपुर में अब बारी बीजेपी की है। प्रियव्रत जी, चुनाव का हर सीट, हर दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता कि मैंने वो गढ़ जीत लिया, आपने ये गढ़ जीत लिया। चुनाव का आखिरी 7वां दौर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पार्टी के लिए चुनाव डू और डाई का प्रश्न है। और इस चुनाव में बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। बहुत से लोग अपनी भविष्य की राजनीति का निर्धारण करेंगे कि आगे राजनीति में उन्होंने किस तरफ जाना है। कोई भी चुनाव, गोरखपुर का चुनाव, इटावा मैनपुरी का चुनाव, सैफई का चुनाव, हर चुनाव दोनों ही पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये बात है कि अब बीजेपी पार्टी कठिन दौर से निकल करके अपने उसमें गढ़ में आ रही है। शीत ऋतु के बाद
किस ऋतु का आगमन होता है? बसंत की ओर कहना चाह रहे हैं आप क्या? मतलब मेरा है शीत ऋतु खत्म हो चुकी है, बसंत ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु में सभी का पुष्प खिलने जा रहे हैं, ऐसा चुनाव के अनुमान से लग रहा है जिस तरह से। लेकिन वहां पर भी चुनौतियां काफी हैं। सुभाषपा के तौर पर इस बार ओपी राजभर वहां पर चुनौती बने हुए हैं। चुनौती मैंने कहा हर सीट पर चुनौती है, हर सीट पे हर पार्टी के लिए चुनौती है। इस चुनाव को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये चुनाव पिछले चुनावों से इसके समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। मैं किसी भी सीट को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले सकता इस समय में। जनता वोटर बड़ा जागरूक है, बड़ा सशक्त है, उसको ये पता है अपने अधिकार का वोट करना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बुलावे में नहीं आ रहा मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर दें उनसे कि हम आपको ये देंगे, लैपटॉप देंगे, डेस्कटॉप देंगे, मोबाइल देंगे। उसको फ्री बिल से ज्यादा अपना भविष्य देखना है कि किसके हाथ में भविष्य सुरक्षित है। लेकिन एंड मौके पे बिल्कुल टैबलेट बांट दिए गए। देखिए, हर कोई पार्टी कुछ ना कुछ लुभाने के लिए करती है, हर पार्टी कुछ ना कुछ करती है। बाकी चुनाव बड़ा क्रिटिकल है, हर सीट बड़ी क्रिटिकल है। मैनपुरी, इटावा, सैफई, गोरखपुर, बनारस, हर चुनाव बड़ा क्रिटिकल है पार्टी के लिए। एक एक सीट ये कहना है कि प्रचंड बहुमत आएगा। तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना ये कहा है कि मेरी 300 से ज्यादा सीट आएंगी। इस बात से बात करें वो 300 350 से कम की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर बसपा की बात करें, यही दावे को अगर उठा के देख लिया जाए तो आज तक तो तीनों पार्टियों की सरकार बन चुकी होगी। अगर यही दावा उठा के देख लिया जाए, प्रचंड बहुमत लाएंगे। चुनाव का तो भविष्य सब ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा 7 तारीख को जब आखिरी दौर होगा, और 10 तारीख को गिनती ही बता पाएगी। ये भविष्यवाणी करना कोई हम और आप लोग टीवी पर बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, कोई ज्योतिष नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये चुनाव हल्का है, ये भारी है। हर चुनाव व्यक्ति के लिए भारी है। जो भी मौर्य जी आज जो अपने चुनाव में लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए, इधर उनको चुनाव बचाना बड़ा भारी पड़ रहा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार दल बदल की राजनीति का भी फर्क पड़ेगा उन पर। लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी, लौटेंगे आपके पास बिल्कुल। प्रदीप जी बातें सुनेगा, आपसे भी हाँ करेगा, मेरे से भी हाँ करेगा, तीसरी पार्टी आएगी उससे। बिल्कुल। आशुतोष जी लौटेंगे आपके पास, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। प्रदीप जी अगर समझने की कोशिश की जाए तो पश्चिमी यूपी से लेकर आज पूर्वांचल तक पहुंच चुका है पूरा दौर चुनाव का। अब पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी आपके लिए चुनौती बने थे, तो इस बार सुभाषपा के जो ओम प्रकाश राजभर जो कभी आपके साथ हुआ करते थे वो इस बार चुनौती बने हुए हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ हुआ करते थे 2017 में, इस बार वो आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। एंटी हैं आपके दोनों। हाँ सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है, ये तो आना जाना लगा रहता है। चुनौती तो पूरा चुनाव है, और अगर चुनाव को चुनौतीपूर्ण नहीं लड़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। रण कोई भी चुनौतीपूर्ण लड़ना चाहिए, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि कोई भी चीज को करो, चुनाव लड़ो या किसी सहायता के लिए आगे बढ़ो तो पूरा चुनौतीपूर्ण लड़ो। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से अगर चले और पूर्वांचल चले तो हमें देखना पड़ेगा कि चुनाव एक चुनौतीपूर्ण रहा और चुनौती से हम लोगों ने लड़ा। तो इस बार लग रहा था कि इस बार चुनौती है, पिछली बार की तरह नहीं, कि एक तरफा सरकार जिस तरीके से बनती दिख रही थी। चुनौती नहीं, पिछली बार भी बहुत बड़ी चुनौती थी, और हमने इतने बड़े बड़े किले ढाए। जो 5-5 बार के विधायक थे, मंत्री थे, उनको भी धाराशाही करा, भारी मतों से हरा के भेजा। ये चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने, सब पार्टियों तो भी आज सरकार बनी आके, और जनता ने चुन के भेजा, और पार्टियों त्रास्त होके। और अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चाहे विधायक वो गुंडैया नहीं दिखाई जो पिछली सरकारों ने दिखाई। क्या कभी देखा हमने कि पूर्वांचल का आज पूर्वांचल कहाँ खड़ रहा है? पूर्वांचल कहाँ है? वही गरीब घर, वही बेचारे खेती बाड़ी करके घर रहना, कभी उनका खाता नहीं खुलना, कभी उनके लिए मकान नहीं बनना, कभी शौचालय नहीं बनना, हमेशा उन्हें दबा के रखना, मेले कुचेले में इस दबा के पिछड़े वर्ग को रखा जाए उस तरह रखना, कभी उन्हें विकसित नहीं होने देना, कभी उन्हें पूर्ण चीजें नहीं देनी, जो उनके अधिकार की चीजें वहां तक नहीं पहुंचनी। कभी हम उस पर बात नहीं करते। अगर आज पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है तो एक पहचान मिली है ना पूर्वांचल को, उस पर क्यों नहीं बात होती है? फीता काटने वाले तो चुनाव से पहले चले गए, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, विकास कहां से करते हैं?
आज अगर प्रदेश के अंदर आप किसी जिले में चले जाइए, पंचायत, जिला पंचायत चले जाइए, किसी महानगर चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकास चल रहा है। या तो कहीं आरसीसी की रोड बन रही है गांव में, कहीं कहीं पानी की टंकी बन रही है, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं रोड बन रही है, कहीं एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में भ्रमण तो कीजिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे बच्चा जाने से डरता था स्कूल, और आज जो है छोटे स्कूल से लेकर बड़े स्कूल तक डेवलप किए गए। चलिए प्रदीप जी, समय का अभाव है, हिमांशु वाजपेयी जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फाइनल कमेंट आशुतोष जी से। हिमांशु वाजपेयी जी, चलिए हिमांशु वाजपेयी जी फिलहाल आपसे जुड़ने की कोशिश करें। आशुतोष शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से आज छठवां चरण चल रहा है और 7वें की तैयारी बीजेपी जुटी हुई है, पीएम मोदी से लेकर योगी लगातार 7वें चरण को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आज जनसभाओं का दौर जारी है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए सुभाषपा के ओपी राजभर रहेंगे, या बात कर लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, कभी साथ हुआ करते थे बीजेपी के, कि क्या कुछ चुनौतियां बीजेपी के सामने रहेंगी छठे और 7वें चरण के मतदान में? देखिए, बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। चुनाव की राह इतनी आसान नहीं है। सभी पार्टी अपना पुर जोर दमखम लगा के चुनाव मैदान में उतरी हैं। वोटर ने सबको, नेताओं को सुना, देखा, समझा और सोच समझ करके उन्होंने वोट देना है। चुनौतियों को पार्टियां दोनों स्वीकार करती हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करके चुनाव के मैदान में आ रही हैं, दमखम पूरा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री उतरे हैं, योगी उतरे हैं और पूरी की पूरी केंद्र का सत्ता दल चुनाव के प्रचार में लगा है। ठीक है, जनता सबको देखने, सबको सुनने के बावजूद अपने वोट को। चलिए आशुतोष जी, प्रदीप जी एक फाइनल कमेंट देना चाह रहे हैं लग रहा है। प्रदीप जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, कुछ लोगों ने राजनीति को एक धंधा बना रखा है कि 2 करोड़ लगाओ और 50 करोड़ कमाओ। इन चीजों को जनता को समझना पड़ेगा कि आपको अपनी समस्याएं दूर करनी है, कि वो 2 करोड़ खर्च करके नेता 50 करोड़ कमाएगा 5 साल। तो मैं तो आपके माध्यम जनता का आप कहूंगा कि वोट डालें, निकले घर से और भारी मतों से वोट करें आप अच्छे लोगों को लाने के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी, फिलहाल समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरीके से अगर बात चल रही थी, आप कह रहे थे एक धंधा सा बना रखा है, तो ऐसे कई राजनेताओं को मैं जानता हूं जिनके घर 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ में बने हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से छठवें और 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और 7वें चरण 7 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है और लेकिन चुनौतियां सपा के आगे भी हैं और बीजेपी के आगे भी हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां आखिर किस तरीके से दोनों चुनौतियां निपटेंगी, तो फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।